Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to speech processing. Finally, we are ready for the last part of this series, जिसके अंदर we started with the minimum added distance, we went on to similarity scores, and we looked at the Needleman-Wunsch algorithm. And now, finally, we're going to look at the dynamic time warping. And hopefully, inshallah, you will feel that at least in the basics of it, it's a very simple algorithm. In fact, it's much simpler than the ones that you've already studied, the minimum added distance and the Needleman-Wunsch algorithm. इसके variants बहुत हैं. This algorithm has been used quite a lot in keyword spotting, in even in speech recognition, in speaker identification, and in many other forms of time series matching. So कभी भी जब भी कभी आपने दो signals को match करना है, दो time series को match करना है, वहाँ पर you can use this dynamic time warping, and this is especially useful अगर आपको याद हो when we were studying correlation. We looked at an example where we had two files. In one of them, we had the utterance baba, and in the others we had the utterance baba and ba. So lengthen करके उसी को बोला हुआ था, और correlation उसको अच्छे तरीके से match नहीं कर सकी थी. Now dynamic time warping allows you to do that. It allows you to match such two utterances जो कि time के अंदर जिनका स्केल डिफरेंट है. सो टाइम स्केल उनका जो है वो स्ट्रेच हुई हुई है या शॉर्टन हुई हुई है. ऐसी अटरेंसेस को भी आप इसके थ्रू मैच कर सकते हैं. So with that introduction, let's begin, and let's quickly look at the dynamic time warping. Here are some of the references that I'll be using material from, but there are many other references. कुछ research papers हैं जिनको मैंने आखिर में cite किया है, उनको use भी किया है, और उनको मैंने साथ ही इसी folder में lecture 19 के folder के अंदर upload भी कर दिया है. So you can basically look at those papers from there. उसमें especially कुछ advanced concepts हैं, लेकिन उनमें से एक paper जो है वो basic paper है dynamic time warping के ऊपर. So I won't have time to go into each and every detail. मैं बहुत हाई लेवल के ऊपर और थोड़ा सा क्विकली अब इसको डिस्कस करूंगा, बिकॉज इसकी बेस बनाने के लिए हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में चीज़ें कवर कर चुके हैं. जहाँ कहीं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, आइदर अपनी समझ के को बेहतर करने के लिए या असाइनमेंट जो आपको इसके ऊपर मिलेगी उसको अच्छे तौर पर करने के लिए, आई वुड रिकमेंड दैट यू लुक एट दोज रिसर्च पेपर्स एंड ऑल्सो सर्च, क्योंकि इसके अलावा बहुत से रिसर्च पेपर्स हैं जो इस एल्गोरिथम को बहुत डिटेल में डील कर रहे हैं. ऑलराइट. सो अभी तक हम जो कुछ देखते आए हैं, उसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस था उस चीज़ से जो कुछ अब हम देखने वाले हैं. हमने मिनिमम एरिड डिस्टेंस और नीडलमैन वंश में सिमिलैरिटी स्कोर्स के अंदर ये देखा था कि जो हमारा ईच एलिमेंट है ऑफ दो सीक्वेंसेस, इट कम्स फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स. सो कैरेक्टर्स थे. एक केस में सिंपल अल्फ़ाबेट्स थे, वो लोअर केस हो अपर केस हो, तो वो इट वुड बी अ सेट ऑफ 26 और डबल दैट अमाउंट कैरेक्टर्स, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाएंगे वो आप उसमें लेट्स अज्यूम कि you're using the complete ASCII range, so 128 कैरेक्टर्स या 256 एक्सटेंडेड ASCII के आप कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, या कोई और फाइनाइट सेट यूज़ कर रहे हैं, पर इट्स अ डिस्क्रीट कैरेक्टर्स के ऊपर डिफाइन हुए हुए सेट्स थे. अब फ़र्क ये आ रहा है कि हम ऐसे सीक्वेंसेस के ऊपर, ऐसी टाइम सीरीज़ के ऊपर वही काम करना चाहते हैं. वी वांट टू फाइंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू टाइम सीरीज़ जहाँ पर ये डिफाइन हुए हुए हैं ओवर सेट्स ऑफ नंबर्स. तो अब ये इनफाइनाइट सेट से आ रहे हैं. ये रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं. सो अब वही काम करना है जो इससे पहले किया है, लेकिन करना सेट ऑफ नंबर्स के साथ है. ये मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि इस पर सोचना शुरू कर दें. होपफुली आपने इसके ऊपर ऑलरेडी थोड़ा सा यू मस्ट हैव गिवन इट सम थॉट एटलीस्ट. इफ नॉट, पॉज नाउ, थिंक ऑफ इट कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि नीडलमैन वंश को पकड़ें या मिनिमम एरिड डिस्टेंस के एल्गोरिदम को लें और उस एल्गोरिदम को मॉडिफाई इस तरह से करें सो दैट इट कैन वर्क विद नंबर्स इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर्स, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट. और एक छोटा सा मॉडिफिकेशन होगा जिससे यू वुड बी एबल टू डू इट. तो वो कोशिश करें कि पहले खुद से आपके जहन में आ जाए, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं. अगली स्लाइड में आई एम गोइंग टू रिवील दैट. ओरिजिनली ये स्पीच रिकग्निशन के लिए डायनामिक टाइम वार्पिंग का मेथड जो है वो डेवलप किया गया था. और अगेन यू वांट टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल ग्लोबल अलाइनमेंट बिटवीन सीक्वेंसेस, और आप उसके बीच में ये देखना चाहते हैं कि वो किस किस्म की अलाइनमेंट उनके बीच में बनती है और उसकी डिस्टॉर्शन कितनी होती है फ्रॉम द मीन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. All right, so this is basically revealing the solution. वहाँ पर क्या था, जब तक हम कैरेक्टर्स के साथ डील कर रहे थे, आप ये कहते थे कि जी एक कैरेक्टर
एक्स आई है और एक कैरेक्टर जो है वो लेट से वाई जे है, और इनको सिंपली आप मैच करके देख लेते थे कि दोनों सीक्वेंसेस में ये सेम है या नहीं है। सेम होता था तो कॉस्ट कुछ और होती थी और हम कह देते थे ये मैच कर रहा है, सेम नहीं होता था तो हम सब्स्टिट्यूशन की कॉस्ट डाल देते थे एंड सो ऑन। अब हम ये नहीं कर सकते। नाउ यूर मैचिंग नंबर, सो फॉर एग्जांपल एक साइड पे 0.516 है और दूसरी साइड पे आपके पास जो है वो 0.717 है, या इवन 0.515 है, या कुछ भी है। सो नाउ यूर मैचिंग नंबर्स, यू कांट यूज दिस इक्वल्स इक्वल्स, तो अब आपको कुछ और चाहिए उसकी जगह। तो इक्वालिटी की जगह नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट डिस्टेंसेस। और अगेन मैं इसकी बिल्कुल तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिस्टेंसेस के ऊपर मेरा मशीन लर्निंग का एक बहुत डिटेल्ड लेक्चर है, आप अपने तौर पर पढ़ भी सकते हैं उसको, कि डिस्टेंस जाकर लेक्चर सुन सकते हैं, उससे रिलेटेड मटेरियल पढ़ सकते हैं, जहाँ पर हमने मिनकाउस्की डिस्टेंसेस को भी डिस्कस किया है। सो बेसिकली मिनकाउस्की डिस्टेंसेस को भी डिस्कस किया है, जिसकी स्पेसिफिक फॉर्म्स ये डिस्टेंसेस हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जो हम बहुत बचपन से पढ़ते हैं। सो यू मस्ट हैव कवर्ड दीज एट अ वेरी अर्ली क्लास, मोस्ट प्रॉब्ली आपने जो है वो ग्रेड 6-7 में कहीं ना कहीं इसको इनिशियली देखा होगा। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से हमने इस चीज़ को निकाला है, पाइथागोरियन थ्योरम से। यू फाइंड द यूक्लिडियन डिस्टेंस। सो फॉर एग्जांपल यू हैव अ पॉइंट P and you have a point Q, and here they are defined in 2 dimensions. So the coordinates of P are P1 and P2 इन 2 dimensions पे, और Q के जो coordinates हैं वो Q1 Q2 हैं। अगर आप इन दोनों के बीच में distance निकालना चाहते हैं, specifically in this case Euclidean distance निकालना चाहते हैं, which will be along this diagonal, the shortest path between these two, that shortest path would simply be given by this identity कि आप so this thing is Q2 minus P2, this thing is Q1 minus P1, so therefore the hypotenuse could be defined as Q1 minus P1 squared plus Q2 minus P2 squared, और अगर आप इस स्क्वायर को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस। इस डिस्टेंस को आप 1 dimensions के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से अभी हम करते हुए आ रहे थे। अपनी मैट्रिसेस जो हमने डिफाइन की हुई थी वो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स की थी, आप उस पर भी इसको सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको 2 dimensions पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 dimensions पे भी कर सकते हैं, हायर डिमेंशंस पे भी कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि नाउ द टू सीक्वेंसेज, द टू टाइम सीरीज नीड नॉट बी डिफाइंड ऑन सिंगल स्केलर्स, दे कुड बी सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं कोशिश करूंगा कि मजीद भी आपको समझ आता जाए, बट दे कुड बी वेक्टर्स एज वेल, जिसके बीच में आप वो डिस्टेंसेस निकाल रहे हो। ये इसका जनरल फार्मूला है फॉर अ यूक्लिडियन डिस्टेंस, जिसको हम L2 डिस्टेंस या L2 नॉर्म भी कहते हैं। इसी की एक और फॉर्म है जिसको हम L1 मिन्काउस्की डिस्टेंस कहते हैं, या L1 डिस्टेंस, या सिटी ब्लॉक डिस्टेंस, या टैक्सी कैब डिस्टेंस कहते हैं, या मैनहट्टन डिस्टेंस कहते हैं। देयर आर मेनी नेम्स फॉर दिस। सो मैनहट्टन डिस्टेंस निकालने में सिर्फ फ़र्क इतना है कि बजाय यहाँ पर स्क्वायर करके इस पूरी चीज़ को स्क्वायर रूट में रखने के, you're just putting a 1 in both of these places. So this is raised to power 1 and this is square root of like यानी आप ये कह सकते हैं कि बजाय मैं इसको 1/2 करने के यहाँ पर 1/1 कर रहा हूँ। So that's basically the general form of the Minkowski distance। यहाँ पर ये और यहाँ पर ये a होता है। तो खैर anyhow, अगर हम इसको खाली एब्सोल्यूट कर दें तो वी गोना गेट द सिमिलर इफेक्ट। बाय द वे, एक और अंदाज इसको सोचने का ये भी है कि एब्सोल्यूट या स्क्वायर करने का मकसद ये था कि डिस्टेंसेस पॉजिटिव रहें। ये ना हो कि हम उनको एक डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो कुछ और आ रहा हो, दूसरे में करें तो कुछ और आ रहा हो। वी वांट द डिस्टेंस टू बी बेसिकली अ मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू एंटिटीज़। यहाँ साइड के ऊपर आपको जो है वो डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, जो आपका ग्रीन लाइन से इंडिकेट हुआ हुआ यूक्लिडियन डिस्टेंस है, दैट्स अ यूनिक डिस्टेंस। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में ये यूनिक होता है। जबकि आपका जो मैनहट्टन डिस्टेंस है वो ये सारे के सारे जितने बाकी बने हुए हैं, रेड, येलो और ब्लू, ये सब के सब इक्वल लेंथ के मिनकाउस्की मैनहट्टन डिस्टेंसेस हैं इसके बीच में। खैर एनी हाउ, सो सिंपली स्पीकिंग, हम आगे जाकर जहाँ जहाँ एग्जाम्पल्स देखेंगे डायनेमिक टाइम वार्पिंग की, वहाँ पर जब डिस्टेंस ले रहे होंगे कोई से दो पॉइंट्स के बीच में, तो कहीं आप देखेंगे कि हमने ये यूज़ किया हुआ होगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल एक जगह पर 7 है और एक जगह पर 6 है, वुड सिंपली बी 7 माइनस 6 एब्सोल्यूट। कभी इस तरह ले रहे होंगे और कभी उसको हम इस तरह से फाइंड कर रहे होंगे कि वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड 7 माइनस 6 स्क्वेयर्ड अंडर द रूट।
ये वाले तरीके से भी हम इसको करेंगे. सो यू गोना सी बोथ ऑफ दीज इन एक्शन. और जस्ट अगर आपको इसकी फर्दर डिटेल्स में इंटरेस्ट है, इस पर काफ़ी बात हो सकती है और बहुत देर तक हो सकती है. अगर आपको फर्दर इंटरेस्ट है, जस्ट गूगल अप मिन्काउस्की डिस्टेंसेस, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वेरियस मिन्काउस्की डिस्टेंसेस. या अगर आप, सो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड मच बेटर रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट, लेकिन अगर हमारी वीडियो चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द मशीन लर्निंग लेक्चर्स जो हमारे हैं. यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम अस, और वहाँ जाकर भी आप इसकी तफसील में जा सकते हैं ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स एंड कंपैरिजंस ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस मेजर्स. अच्छा जनाब, सो अब हम बात कर लेते हैं सिंपली डायनेमिक टाइम वार्पिंग की. ये दो आपको सीक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं रेड में और ब्लू में. यहाँ पर हमने जो किया हुआ है वो पॉइंट बाय पॉइंट यूक्लिडियन मैचिंग की हुई है. सो ऑल वी आर डूइंग इज दैट हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर रहे हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर रहे हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर रहे हैं, एंड देन ओवरऑल इन तमाम का जो आप सम ले लेते हैं वो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाता है इन दोनों के दोनों सीक्वेंसेस के बीच में. Now we can clearly see कि this is clearly suboptimal. This is not the best way of doing this. Why? Because आपको नज़र आ रहा है कि हमारी जो similarities हैं वो कहीं और हैं. There is a peak here and there is a peak here. Similarly, there is a peak here and there is a peak here. And again, there is a trough here and a trough here and a peak here and a peak here. So if I use a different color here, let's say green, उससे हमें नज़र आ रहा है कि ये प्रॉब्ली चीज़ें मैच हो रही हैं, एंड सिमिलरली ये चीज़ें आपस में मैच हो रही हैं, जो कि इस मेजर के अंदर नज़र नहीं आ रहा. Dynamic time warping basically produces that optimal alignment between these two sequences जो कि आपको यहाँ पर नीचे नज़र आ रही है. तो here you can see कि peaks के साथ मैच हो रही हैं और troughs के साथ मैच हो रही हैं. So it's essentially basically just stretching and shrinking the two sequences कि इसमें best match हो जाए. And you've already seen this happening when we were studying the minimum error distance. The only difference was कि वहाँ पर हम stretching और shrinking नहीं करते थे, बल्कि वहाँ पर gaps introduce कर देते थे. एक sequence में gap आ जाता था या दूसरे sequence में gap आ जाता था. तो अगर आप कुछ letters को match कर रहे हैं, for example यहाँ पे A and D है, यहाँ पर भी A and D है, और एक जो है वो word let's say random है, और एक जो word है वो for example Anderson है, समथिंग लाइक दैट. तो ये वाली चीज़ मैच हो जाती थी, और ये जो चीज़ मैच नहीं हो रही होती थी हम यहाँ कह देते थे कि इधर आप गैप प्रोड्यूस कर दें, और लेट्स से एंडरसन में तो ये एग्जैक्ट मैच चलता ही रहेगा आगे. सो लेकिन रैंडम में ई आर नहीं है, सो खैर एनी हाउ वी नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैच. सो इफ इट इज़ जस्ट रैंड, द वर्ड रैंड, तो देन आपने यहाँ पर जो है वो कुछ ओके, द फर्स्ट वन इज़ रैंड एंड द सेकेंड वन इज एंडरसन. सो इसमें आप इंसर्शंस और डिलीशंस करके इस तरह से गैप बना देते थे. सिग्नल में फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर गैप बनाने की सेंस नहीं बनती. वी कैन नॉट लाइक इंट्रोड्यूस गैप्स इन दिस सीक्वेंस कि ये सीक्वेंस चौड़ा होता चला जाए. दैट वोंट मेक मच सेंस बाय एडिंग गैप्स हियर, बिकॉज वो गैप्स स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस कर रहे होंगे. So यहाँ what makes sense is कि we essentially just map the same point onto multiple points, और ये भी हम जाकर आगे तफसील से देखेंगे कि किस तरह से होता है. But in very very simple terms, अगर मैं डिफाइन करूँ डायनेमिक टाइम वार्पिंग को, तो जो काम अभी तक आप करते हुए आए हैं कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग्स के ऊपर, वही काम अब हम सिग्नल्स के ऊपर करने लगे हैं. एंड वी एसेंशियली वांट टू अलाइन टू सिग्नल्स एंड फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, और उस डिफरेंस के एतबार से अब हम उनको रीअलाइन करना चाहेंगे, उनके श्रिंक हुए हुए या जो है वो स्ट्रेच हुए हुए पार्ट्स को जो है वो अलाइन करना चाहेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं. नाउ लेट्स सी कि इन प्रैक्टिस हाउ सिंपल दिस इज. सो एसेंशली हम वही काम करेंगे जो इससे पहले करते थे. ये आपका एक सीक्वेंस है और ये आपका एक दूसरा सीक्वेंस है. इन दोनों सीक्वेंसेस को आपने उसी तरह की एक मैट्रिक्स में रखा. ऑब्वियसली दीज सीक्वेंसेस आर जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स. सो यू हैव नंबर्स हियर, सो यू हैव नंबर्स हियर एंड यू हैव नंबर्स हियर, और आपने उन नंबर्स के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस निकाल लिया. लाइक फॉर एग्जांपल इसके और इसके बीच में आपने एक डिस्टेंस फाइंड कर लिया. वो डिस्टेंस जो है वो आपका मैनहट्टन डिस्टेंस भी हो सकता है, वो डिस्टेंस हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस भी हो सकता है. सो एसेंशली यू फाइंड द डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस के बाद यू कीप मूविंग थ्रू द मैट्रिक्स. बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह इससे पहले देखा था, इनफैक्ट उससे ज़्यादा आसान होगा. अभी इसको करके देखते हैं. But you'll find those distances and you will just then find out this minimum distance pathway. वो कैसे निकलता है, आप पहले यहाँ तक पहुँच जाते हैं और यहाँ से बैक ट्रैक करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले किया था. और ये बैक ट्रैकिंग से आपके पास ये मैचिंग आ जाती है. यहाँ पे आप यूक्लिडियन पॉइंट बाय पॉइंट मैचिंग देख रहे हैं, यहाँ पे आप डायनेमिक टाइम वार्पिंग का मैच देख रहे हैं.
कुछ चीज़ें आपको यहाँ और नज़र आ रही हैं, लाइक यूर सीइंग अ डायगोनल हियर एंड अ डायगोनल हियर। इसकी बात अभी हम करते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसको हम विंडो कहते हैं या विंडो विड्थ कहते हैं। इसकी थ्योरी मैं पहले पहले अभी इसकी नीड मोटिवेट करूँगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू कि ये हम क्यों करते हैं और क्या करते हैं। ठीक है जनाब, इसकी एक और एग्जांपल देख लें। ये एक और सिंपल सीक्वेंस है जिसके अंदर आपको जो है वो ये पीक्स और ट्रॉफ्स नज़र आ रही हैं। इन दोनों को हमने अलाइन करने के लिए अगेन रखा यहाँ पर इस मैट्रिक्स पे और इनके डिस्टेंसेस फाइंड किए और डिस्टेंस फाइंड करके इनके बीच में हमने ये अलाइनमेंट ढूंढ ली। ठीक है, सिर्फ इतना नोट कर लें, ये अलाइनमेंट ढूंढना भी बहुत आसान है। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये सारे पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, सो लिहाजा हमने इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये 3 लाइनें लगा दी। सिमिलरली किसी और जगह देख लें, यहाँ इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये 3 पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। सो वी कैन क्लियरली सी कि ये जो लास्ट पॉइंट ऑन द ब्लू है ये यहाँ पर 1 2 और 3 पॉइंट से जाकर मैच हो रहा है। तो द एक्चुअल मैपिंग बिटवीन द टू सिग्नल्स इज नाउ सुपर सिंपल। सो जैसे मैंने कहा कि जो इसका बेसिक एल्गोरिदम है और जो बेसिक अलाइनमेंट है वो पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अभी हम देखेंगे कि इसमें बैक पॉइंटर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ एज सिंपल। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। ऑलराइट, सो लेट्स टेक दिस कंक्रीट एग्जांपल। यहाँ पे अब आपके पास दो सीक्वेंसेस हैं और अगेन अब नंबर्स ही लिखे हुए हैं, अब इनको प्लॉट नहीं किया हुआ। सो खाली आपको नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं एंड लेट्स जस्ट सी कि ये क्या है। सो दिस इज योर सोर्स सीक्वेंस, दिस इज योर टारगेट सीक्वेंस। आपने इन दोनों को अलाइन करना है। ठीक है, नाउ इस मैट्रिक्स को आप एक से ज़्यादा तरह से बना हुआ देखेंगे। यहाँ आप जिस तरह से देख रहे हैं, यहाँ हमने कोई कॉलम और कोई रो खाली नहीं छोड़ी। इसको हम इस अंदाज से भी बनाते हैं कि एक कॉलम और एक रो खाली छोड़ देते हैं और जो एक्चुअल सीक्वेंस है वो यहाँ से शुरू होता है। यानी उस केस में वो 1 3 4 इस तरह चलेगा और ये 1 6 2 इस तरह से चलेगा और ये एक जगह हमने खाली छोड़ी होगी, इसको ज़ीरो कर देंगे और बाकी हम देख लेते हैं कि वो क्या है। वो इनफैक्ट हम करते ही हैं कि हम सब जगह पे यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देते हैं। So this gives you essentially the same calculations going forward, लेकिन एल्गोरिदम अक्सर जो है वो इस अंदाज से लिखे जाते हैं। ये ज़रा इसका और ज़्यादा सिंपल अंदाज है, आप ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख लें, बट इट्स फाइन आइदर वे। मैं सिर्फ एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आगे जाके आप कंफ्यूज ना हो कि ये इन इस तरह से दूसरी तरह से मैट्रिक्स क्यों बनी हुई है। ऑलराइट, पहले इस मैट्रिक्स की कैलकुलेशंस को समझ लेते हैं, कितनी आसान है। सो हियर वी आर यूजिंग जस्ट द मैनहट्टन डिस्टेंस। तो दोनों साइड के एलिमेंट्स को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करके उसका एब्सोल्यूट ले लेना है। सो फॉर एग्जांपल ये जीरो कैसे आया, दिस इज 1 माइनस 1, सो दिस इज 1 माइनस 1 एब्सोल्यूट, दैट गिव्स यू द जीरो। ठीक हो गया, तो ये पहला जीरो आपको समझ में आ गया। यहाँ अगर 1 और 1 ना होते, कुछ और होते, तो उनका एब्सोल्यूट आ जाता। ऑल राइट, नाउ लेट्स फर्स्ट मूव अलोंग दिस कॉलम। ये 2 किस तरह से आया, दिस इज 3 माइनस 1 विच इज 2 प्लस दिस जीरो, सो दिस इज 2। द नेक्स्ट 5 है, वो कैसे आया, 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 2 इज 5। 13 कैसे आया है, 9 माइनस 1 इज 8 प्लस 5 गिव्स यू 13। एंड देन फाइनली ये 20 कैसे आया, ये हुआ हुआ भी आपको नजर आ रहा है। सो दिस इज 8 माइनस 1 इज 7 प्लस दिस 13, सो दिस गिव्स यू 20 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आपको ये कॉलम कैलकुलेट करना आ गया। अब हम रो में चलते हैं। ये जीरो ऑलरेडी निकला हुआ है। दिस 5, ये 5 कैसे आ रहा है, सो 1 माइनस 6 इज एसेंशली 5 एब्सोल्यूट करने के बाद, सो दिस गिव्स यू 5 और 5 प्लस 0 रिमेन्स 5। ये 6 कैसे आ रहा है, दिस इज 1 माइनस 2 इज 1 प्लस 5 6। Similarly, ये 9 कैसे आ रहा है, so all you're doing here is just 1 minus 0 is 1 plus 8 gives you 9। ठीक हो गया जी। सो आपको ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम निकालना आ गया। दिस इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब किसी मिडल एलिमेंट को देख लेते हैं। सो लेट्स से ये 3 कैसे आया, so this 3 is essentially 3 minus 6 absolute is 3 plus, and this is important, the minimum of this and this। तीन जगहों से ये अलाइन हो सकता था। अब इन तीनों का मिनिमम देख लेते हैं। so this is 0, so 3 plus 0 gives you 3। ठीक हो गया। अब हम लेट से इस वाले एलिमेंट पे आ जाते हैं जिसकी कैलकुलेशन यहाँ हुई हुई है। so this is basically 9 minus 3 gives you 6 प्लस मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस। इन तीनों का मिनिमम आपके पास 5 आ रहा है, सो दिस इज 5 एंड दिस गिव्स यू 11। सो नाउ यू नो कि आपने एसेंशली इनको कैलकुलेट किस तरह से करना है। सारे के सारे सेल्स की आपको वैल्यूज निकालना आ गई। सो यू विल जस्ट कंटिन्यू द प्रोसेस एंड यू विल फिल आउट एवरीथिंग। अब कोई आपको यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन की और डिलीशन की और इंसर्शन की कॉस्ट नहीं रखनी पड़ रही। You can still call these insertion, deletion and substitution, but now you don't need to calculate those costs the way you did before. Now let's complete the matrix.
सो नाउ अब वो मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। अब हमने देखना है कि बैक ट्रैक कैसे करना है। देखिए वहां पर मिनिमम एरिड डिस्टेंस और मिन्काउस्की के अंदर आपको सॉरी नीडलमैन वुंश के अंदर आपको रखना पड़ रहा था बैक पॉइंटर्स। नाउ यू डोंट नीड बैक पॉइंटर्स, यू कैन क्लियरली सी कि आपने हर पॉइंट पर जब आगे गए थे तो आप किस तरह से गए थे। आप ये कहते थे यहाँ की जो कॉस्ट निकलती है, सो बेसिकली वो 4 माइनस लेट्स से 0 4 प्लस द मिनिमम ऑफ दीज 3 था, ठीक है ना। तो जब आपने वापस आना है, बैक ट्रैक आना है, तो बैक ट्रैक करने के लिए कोई पॉइंटर नहीं चाहिए कि आप गए कहाँ से थे। आप यकीनन वहां पर गए होंगे, लेट्स से ये 15 पे कहाँ से आए होंगे, इसके तीनों नेबर्स के मिन की साइड से आए होंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ के मिनिमम से। सो देयरफॉर वो ये जगह है। और फिर यहाँ कहाँ से आए होंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ के मिनिमम से, 18 15 एंड 14, सो यहाँ से आए होंगे। और फिर यहाँ कहाँ से आए होंगे, यहाँ इन तीनों के मिनिमम से आए होंगे। सो यू कैन जस्ट कीप फाइंडिंग दीज मिनिमम्स एंड यू कैन जस्ट गो अलोंग दोज पैथ्स। एक और बात याद रहे, कई जगह ऐसी आएंगी जहां पे एक से ज्यादा एंटिटी इक्वल होगी और मिनिमम होगी। ऐसे केसेस के अंदर देयर आर मल्टीपल पैथ्स जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। और ये मल्टीपल पैथ्स वाले जो केसेस होंगे, यू कैन अगेन जैसे मिनिमम एडिट डिस्टेंस में था, वो सारे पाथ्स आप इस पॉइंट पे लिख सकते हैं कि ये सब जो हैं वो आपके सही पाथ्स हैं जहां से आप आ सकते थे। So you basically you create your path, and once you have created your path, now it's very easy to essentially just create a mapping between the two sequences. You can clearly see कि 1 और 1 की मैपिंग है, and then a की पॉइंट 3 की मैपिंग जो है वो 6 2 और 3 के साथ है। So 3 की मैपिंग 6 2 और 3 के साथ है। नेक्स्ट 8 की ये वाली जो मैपिंग है, ये 4 और 0 के बीच में। So you can see कि ये 4 और 0 की मैपिंग है, and similarly you will keep doing it. For example, अगर मैं इस जगह पर आऊँ तो यहाँ पे आप 6 को मैप कर रहे हैं in the second sequence with these 2 7 and 5, ठीक है। तो ये वाली दो मैपिंग्स आ गई, and then finally 3 की 3 के साथ मैपिंग हो गई। सो आपको पाथ निकालना आ गया, अलाइन करना आ गया। अब एक आखिरी चीज़ कि हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ किया करते हैं जिसको हम नॉर्मलाइज डिस्टेंस कहते हैं। एक तो है ना कि आपने इस पूरे पाथ का, यानी मैं कहूँ कि इन दोनों सीक्वेंसेस के बीच में डिस्टेंस कितना है। सो दैट्स एसेंशली जस्ट द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। सो 0 + 3 + 4 + 4 + 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे का सारा ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस अगर लेट्स से कहीं यहाँ पे कोई एक और पाथ भी है जो कि इससे कहीं मैच भी कर रहा है और कहीं अलग भी हो रहा है, ये एक और पाथ है जो इस तरह से जा रहा है और उस पाथ की लेंथ डिफरेंट है। सो नाउ द ऑल्दो कि हम कह सकते हैं कि उसका टोटल डिस्टेंस कितना है और इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, लेकिन ये लेंथ नॉर्मलाइज नहीं है। सो एक पाथ मिसाल के तौर पर यूं है, इस तरह करके आ रहा है, और फर्ज करें उसके अंदर नंबर छोटे थे और उसका डिस्टेंस कम आ रहा है, लेकिन वो पाथ की लेंथ कुछ और है। सो लिहाजा वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस time normalized या path length normalized distance, which is essentially कि you add together all of the distances in your path and then you divide it by the length of the path. So for example, इस path को जिसको हमने लिखा हुआ है 0 3 4 4 8 8 9 11 13 14 15 15, you divide it by the length of the path, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So इसको 12 पे डिवाइड कर दिया, and this is the time normalized distance. सो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपने जहन में रखना है कि हम नॉर्मलाइज डिस्टेंसेस भी फिगर आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं व्हेन स्पेशली वी आर ट्राइंग टू कंपेयर टू डिस्टेंसेस, टू पाथवेज, टू फिगर आउट कि सबसे लीस्ट डिस्टॉर्शन वाला पाथ कौन सा है। अच्छा, यहाँ फर्ज कीजिए कि ये दोनों सीक्वेंसेस सेम होते, तो आपका पाथ किस तरह का होता। वीडियो पॉज करें और अपने आप से सवाल करें कि अगर दोनों सीक्वेंसेस सेम होते तो पाथ कैसा होता। अगर दोनों सीक्वेंसेस एब्सोल्युटली सेम होते तो आपका जो पाथ बनता वो ये बनता, वो डायगोनल बनता। सो जो सीक्वेंसेस एक दूसरे से बिल्कुल अलाइंड होते हैं, जिस पोजीशन पे वो हैं उसी पोजीशन के ऊपर, उनका सिर्फ डायगोनल के ऊपर मिनिमम पाथ बनता है, ठीक है। दैट्स द शॉर्टेस्ट पाथ थ्रू दिस स्क्वायर। इसकी लेंथ के एतबार से, पाथ लेंथ के एतबार से सबसे छोटा ये हो सकता है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ से अब अपने जहन में ये कॉन्सेप्ट ले आइए कि जो मिनिमम डिस्टॉर्शन पैथ्स हैं ये चीज़ों को अपने सिमिलर्स के साथ बेस्ट अलाइन करते हैं। इस चीज़ को अभी थोड़ा सा हम आगे और देखते हैं। पहले हम ज़रा इसके एल्गो को देख लें। So here is the algorithm. This is the one which is given on Wikipedia. You can modify it to make it exactly like what you have just done in the previous slide. लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आपके पास दो सीक्वेंसेस हैं S और T,
और आप उनको जो है वो अलाइन करना चाह रहे हैं, और फॉर एनी टू सिंबल्स x एंड y द dxy इज द डिस्टेंस बिटवीन द सिंबल्स। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैनहट्टन भी हो सकता है, ये यूक्लिडियन भी हो सकता है, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। सो नाउ यू हैव योर DTW डिस्टेंस फंक्शन, जिसके अंदर आपने आकर ये एक टेबल अपने लिए डिफाइन कर दिया ताकि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर सकें। And now, instead of defining this table from 1 to m and 1 to n, you define it from 0 to m and 0 to n. So in other words, आपने किया simply ये है, ये आपके दो sequences हैं जिसके अंदर आपने एक फर्क डाल दिया है। जो आपके normal indices चल रहे थे, and let me just draw a little bit of this. I'm not doing a very nice job of drawing straight lines, but अब तक आपको आदत हो गई होगी। So this is now going from 0, 1, 2, 3 up to n, and this is going from 0, 1, 2, 3 up to m. So this is your source and this is your target. So आपने किया सिंपली ये है कि जो एक्चुअल जिन चीज़ों को अलाइन करना है ना, उनको आपने यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से यहाँ तक, और ये एक जीरोथ इंडेक्स फालतू डाल दिए बीच में। और आपने किया उस सब कुछ के बाद ये है कि इन तमाम जगहों के ऊपर ना आपने पूरी की पूरी एक तो इस टेबल में जाके हर जगह इन्फिनिटी लिख दिया है। सो हर एलिमेंट में इन्फिनिटी लिख दिया एक्सेप्ट फॉर जीरो हियर। सो यू हैव लाइक इन्फिनिटी हियर, इन्फिनिटी हियर, इन्फिनिटी हियर, इन्फिनिटी हियर। सो आपने इनिशियली पाथ्स जो है ना सारे के सारे डिस्टेंस को मैक्स डिस्टेंस क्या इक्वल कर दिया, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन करने के बाद नाउ यू गो फ्रॉम 1 टू m एंड 1 टू n एंड यू डू एग्जैक्टली जिस तरह से आप इससे पहले कर रहे थे। आपने कॉस्ट फाइंड की है उस पॉइंट की, लेट्स से सॉरी इस पॉइंट की आपने कॉस्ट फाइंड की, और कॉस्ट फाइंड करने के बाद आपने उसके नेबर्स का मिनिमम लिया है और उससे उस कॉस्ट को अपडेट कर दिया। सो एसेंशियली जितनी भी अपडेट्स होंगी वो इस टेबल के ये सेंटर के हिस्सों में होंगी, वो आखिर का जो कॉलम आपने इन्फिनिटी पे स्टार्ट कर दिया था उस पर नहीं होंगी। तो लिहाजा इससे बेहतर था कि अगर हम इस टेबल को छोटा रखते और हम ये m प्लस n की स्पेस बचा लेते और उस तरह से करते जिस तरह से पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर अभी हम देख कर आए हैं। बट अगेन दैट्स वन वे ऑफ डूइंग दिस एंड दिस इज अनदर। और इस सब कुछ के आखिर में जो आप रिटर्न कर रहे हैं, एज्यूमिंग कि आपने कंप्लीट अलाइनमेंट कर दी है, ये mn को आप रिटर्न कर रहे हैं और ये आपका टोटल डिस्टेंस है। और अगर आपने अलाइनमेंट भी निकालनी है तो यू कैन ऑब्वियसली बैक ट्रेस फ्रॉम देयर एंड फाइंड आउट द अलाइनमेंट। इस पॉइंट पर मैं एक बात और आपके जहनों में चाहूँगा कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं अभी इंडिसेस यहाँ से मिटाने लगा हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें। फर्ज कीजिए अभी तक तो हम ये देखते आ रहे हैं ना कि हमारे सीक्वेंसेस इस तरह के हैं। लेट्स से सीक्वेंस ये है जी 3, 9, 7, 14 और ये लेट्स से 19, और इस साइड पे आपका सीक्वेंस है 71, 4, 8 और लेट्स से ये 91। ये दो सीक्वेंसेस हैं, आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंसेस ले रहे हैं। व्हाट इफ कि ये दोनों सीक्वेंसेस सिंगल सिंगल एलिमेंट से ना बने होते बल्कि ये खुद भी एरेज होते, यानी खुद भी वेक्टर्स होते। सो यहाँ पे 3, 7 पड़ा हुआ है, और इस समय इस पूरी चीज़ को अब जो है ना वो ये 2 डायमेंशनल एरे बनाने लगो, टेबल बनाने लगो। So let's say I have 9 and 0 and 7 and -1 and 14 and -8 and 19 and 16, and similarly यहाँ पर भी मेरे पास एक 2 डायमेंशनल एरे है, टेबल है। और अब let's say this is 0 and 1 and this is 0, 1, 2, 3 up to मैंने 0 से शुरू कर दिया, चले मैं इसको बाय कन्वेंशन 1 से शुरू कर देता हूँ ताकि कोई और आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। सो this is 1 and 2 and this is 1, 2, 3, 4 up to n, and then इस वाले सीक्वेंस को भी मैं इस तरह अलाइन इसको नंबरिंग इस तरह कर देता हूँ कि इन चीज़ों को मैं पहले इधर ले आता हूँ 71, 4, 8, 91। सो लेट मी कॉल दिस 1 एंड दिस मी कॉल दिस 2, और इसको मिटा के हम यहाँ कुछ और लिख लेते हैं। मैंने ये सिर्फ उधर मूव इसलिए किया है कि आपको कोई और कंफ्यूजन ना हो जाए कि कोई और चेंज आई है। ऑल राइट, लेट्स से दिस इज 0, दिस इज -3, दिस इज 10, this is -9, whatever, and this goes from 1 to 3 up to m. all right, अब मेरे पास ये दो सीक्वेंसेस हो गए। अब ये लेकिन दोनों सीक्वेंसेस s और t का हर एलिमेंट अब असल में एक वेक्टर है ऑफ 2 एलिमेंट्स। Can I still find the DTW between them? Obviously, because now I can easily, let's say if I'm finding Manhattan distance, I can just find the distance between this and this plus this and this.
बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप जो है आपने डिफाइन अभी किया था कि ये चीज़ें इजीली वेक्टर्स पे डिफाइन हो सकती हैं। तो अब आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट कैसे है कि अगर मैं दो टाइम डोमेन सिग्नल्स आपको दे रहा हूँ जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली टाइम डोमेन सिग्नल्स के केस में तो ये सिंपल सिंगल वैल्यूज होंगी जो यहाँ पर रखी होंगी। सो इट्स अ वन डायमेंशनल एरे हियर एंड अ वन डायमेंशनल एरे हियर। लेकिन लेट्स से अगर मैं आपको यही डिस्टेंसेस DTW निकालने को कह दूं स्पेक्ट्रोग्राम्स के ऊपर, सो लेट्स से यू हैव अ स्पेक्ट्रोग्राम हियर एंड यू हैव अ स्पेक्ट्रोग्राम हियर। सो व्हाट इज अ स्पेक्ट्रोग्राम? स्पेक्ट्रोग्राम में टाइम डोमेन है और हर एलिमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रोग्राम इज इसेंशली कि हर फ्रीक्वेंसी का कितना कंट्रीब्यूशन है उस विंडो के अंदर। सो दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ये आपकी स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर। दिस इज माय बैड अटेम्प्ट एट ड्राइंग a table, but yeah, so ये आपकी इस पॉइंट के ऊपर टाइम t is equal to 0 के ऊपर ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ये कितनी थी, ये कितनी थी, and so on and so forth. So these are all numbers. So essentially you can just have these two spectrograms on these two axes, and you can just find the now the distances between them, Euclidean कर लें, Manhattan कर लें, you can just find the distance between these vectors and fill the table again and trace the minimum path through the table for these spectrograms. So अब ये एक बहुत बड़ा हमें फ़ायदा हो गया कि अब हम लिमिटेड नहीं हैं सिंगल एलिमेंट्स के ऊपर काम करने पे, जिस तरह से अपेरेंटली लग रहा था कि हम शायद एडिट डिस्टेंस में, खैर वहाँ पर भी नहीं है। we can modify that algorithm to work with this as well. We just need to redefine the distance measure between any two entities. ऑलराइट जी, सो अब DTW हमें निकालना तो समझ में आ गया और हम ये समझ भी गए कि ये क्या है, किस तरह काम कर रहा है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट हाउ feasible and how practical is this approach, और इसकी थोड़ी सी इसको मज़ीद efficient बनाने के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। So you see these two time series here. You have the time series A and the time series B, और इनके बीच में हमने ये जो है वो DTW निकाला हुआ है. In this case it's growing from here upwards. ये बाय द वे मैं बार बार इसलिए बताता रहूँगा हर स्लाइड में कि डिफरेंट सोर्सेज से मैंने ये डायग्राम्स ली हुई हैं. द सोर्सेज आर ऑब्वियसली cited here, लेकिन कोई सोर्स जो है वो अपर राइट कॉर्नर से नीचे की तरफ ड्रॉ करेगा, कोई लोअर राइट कॉर्नर से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेगा, कोई सोर्स स्ट्रिंग को लेफ्ट पे रखेगा, कोई सोर्स स्ट्रिंग को ऊपर रखेगा, एंड सो ऑन. तो ये ऑब्वियसली अब तक आप लोग इस चीज़ के आदी हो चुके हैं बिटवीन दी एल्गोरिदम्स दैट यू हैव ऑलरेडी सीन. तो होपफुली दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, लेकिन स्टिल मैं एक दफ़ा मेंशन ज़रूर कर दूंगा. So the problem here is that the number of possible warping paths through the grid is basically exponential. आपको बहुत ज़्यादा पाथ्स मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें फिजिबल पाथ्स भी मिल सकते हैं, और फिर हर पाथ के लिए आपको जाकर एक वेटेड डिस्टेंस निकालना पड़ता है, यानी एवरेज डिस्टेंस निकालना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि उनमें से कौन सा पाथ दूसरे के ऊपर प्रेफरेबल है. इसमें हम काफ़ी सारी कंस्ट्रेंट्स यूज़ करते हैं विच आर अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ द एल्गोरिदम, जो अभी आपने देखा है. कुछ उसमें ऑलरेडी अप्लाइड थी, अभी उसकी हम बात करते हैं. वो कंस्ट्रेंट्स ये इनेबल कर देती हैं कि कुछ बिल्कुल जो बेकार के पाथ्स हैं उनको शुरू से ही डिसेबल कर देती हैं, उन पाथ्स को हमें देखना ही नहीं पड़ता. सो इनके अंदर ये मोनोटोनिसिटी की कंस्ट्रेंट है, कॉन्टिन्यूटी की कंस्ट्रेंट है, बाउंड्री कंडीशंस की कंस्ट्रेंट है, वार्पिंग विंडो की कंस्ट्रेंट है, और सिमिलरली स्लोप की एक कंस्ट्रेंट है. तो इन कंस्ट्रेंट्स की हम ब्रीफली अब बात करते हैं. इस चीज़ को अगर आप मज़ीद तफसील से पढ़ना चाहें तो आई हैव प्लेस्ड अ फ्यू पेपर्स इन दी रिसोर्सेज फोल्डर, तो वहाँ से आप इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ सकते हैं. हम ब्रीफली सिर्फ इसको देखेंगे कि इन कंस्ट्रेंट्स की क्या सेंस बनती है और ये किस वजह से ये पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई की जा रही हैं. So the first one of the constraints is the monotonicity constraint. So this constraint preserves the time order of the points. So essentially it prevents you from going back in time. मैं आपको इसकी एक example देता हूँ. Let's say कि हमारे पास एक sequence जो है वो कुछ इस किस्म का है और एक दूसरा sequence है जो let's say कि इसका थोड़ा shifted version है और वो इस किस्म का है. Now what is allowed is surely something like this. This is definitely allowed. Similarly, doing something like this is also allowed. However, if your function is doing something like this, so here is one point, this is is minus 1, and this is js minus 1, and this is is, and it makes this cross to js. So because at this point js is not greater than js minus 1, whereas is greater than is minus 1, therefore you have violated the monotonicity constraint.
सो बिकॉज इसेंशली ये दोनों सीक्वेंसेस एज्यूम्ड हैं कि एक दूसरे के शिफ्टेड या स्ट्रेच्ड या श्रंकन वर्जन्स हैं, नॉट कि इनके अंदर इस तरह के डिफरेंसेस हैं कि ये पॉइंट्स आगे पीछे जा सकें, लिहाजा दिस कंस्ट्रेंट मेक सेंस। सो दिस अब ये इसका मैनिफेस्टेशन हमारी मैट्रिक्स में क्या होगा, वो ये होगा। सो योर जेज आर ग्रोइंग हियर एंड योर आईज आर ग्रोइंग हियर। सो ये वाला पाथ तो बिल्कुल ठीक है, इवन अगर ये यूं सीधा भी जाता है और यूं भी जाता है तो ठीक है। व्हाट्स नॉट फाइन इज दिस, यहाँ क्या हो रहा है, जे डिक्रीज हो रहा है और आई इंक्रीज हो रहा है। सो जे की लोअर वैल्यूज वापस जाकर मैप हो रही हैं आई की इंक्रीजिंग वैल्यूज के ऊपर। सो डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ जे आर मैपिंग ऑन टू इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ आई, जबकि जे की वैल्यूज ऑलरेडी मैप हो भी चुकी हैं कहीं ना कहीं। सो देयरफॉर दिस इज समथिंग which is not allowed, और इसको प्रिवेंट कर रही है आपकी मोनोटोनिसिटी कंस्ट्रेंट। यू कैन सी हियर कि जो चीज़ नहीं अलाउड है वो इस किस्म का क्रॉस होना जो है वो अलाउड नहीं है। So that's your monotonicity constraint. The second constraint that we're going to look at is known as the continuity constraint. So the continuity or the step size constraint limits the path transitions to adjacent points in time. So you cannot jump in time, you cannot skip steps. So what this is simply saying, for your I and for your J, your IS minus IS minus 1 is less than or equal to 1. So you cannot go beyond one time step. In one step you cannot go beyond one time step. इसी तरह J में भी आप एक time step से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते. You cannot skip steps in order to create your path. So आपके path के बीच में discontinuities नहीं हो सकती कि आपने let's say जो है वो यहाँ से यहाँ तक path बनाया और यहाँ पर छोड़ दिया. So you can see here there is a discontinuity in the black line here. वो black line इतनी visible नहीं है तो मैं इसको थोड़ा visible कर देता हूँ. So you have a black line here and then you have a black line here. You don't have a black line in between here. So this is something which is being prevented by this constraint कि आप बीच में steps को skip नहीं कर सकते, आप खाली नहीं छोड़ सकते. You need to make sure कि आपने सारे time steps पे से गुजरना है और mapping करनी है. और एक चीज़ जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यही continuity constraint साथ साथ ये भी आपको कह रही है कि you cannot create gaps on either side, जैसा कि हम वो MED में करते थे, minimum added distance में, या नीडलमैन वंश में करते थे कि हमने gaps बना देते थे बीच में सोर्स या यानी सोर्स स्ट्रिंग में या टारगेट स्ट्रिंग में. वो अब आप नहीं कर सकते. So you need to make sure that every point gets mapped to one or more points on the other side. ठीक है. So ये वाली इस किस्म की चीज़ जो है जिसमें आप बेसिकली गैप्स डाल रहे हैं, ये आपको अलाउड नहीं है. द नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज द बाउंड्री कंस्ट्रेंट, और ये कंस्ट्रेंट ऐसी है जिसको हम कभी जानबूझकर पार्शली वायलेट भी करते हैं. सो व्हाट द बाउंड्री कंस्ट्रेंट इज सेइंग इज कि आपके दोनों सीक्वेंस एंड टू एंड मैप होने चाहिए. यानी अगर मिसाल के तौर पर ये मेरा एक सीक्वेंस है और ये मेरा लेट्स से दूसरा सीक्वेंस है, तो अब दोनों की कंप्लीट मैपिंग होना ज़रूरी है. सो फॉर एग्जांपल ये भी मैप होगा और ये भी कहीं ना कहीं मैप होगा. ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसकी वाहिद मैपिंग हो. सो लेट्स से ये यहाँ भी मैप हो रहा है, यहाँ भी मैप हो रहा है, यहाँ भी मैप हो रहा है, फिर ये अगला पॉइंट है यहाँ मैप हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, लेट्स से यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और लेट्स से ये यहाँ से मैप होना शुरू हो गया. ये सब फाइन, ये ठीक है. जो चीज़ इस कंस्ट्रेंट में रोकी जा रही है वो ये रोकी जा रही है कि कहीं एंड्स खाली ना रह जाएं. यानी आई अपोलोजाइज दैट आई बेसिकली डिलीटेड द लाइन. तो इस किस्म की चीज़ अलाउड नहीं है, या यूं हो जाए तो अब ये वाला हिस्सा तो मैप हुआ ही नहीं कहीं. तो ये वो चीज़ है जिसको ये कंस्ट्रेंट रोक रही है. ये कह रही है I1 इज इक्वल टू 1 एंड IK इज इक्वल टू N एंड J1 इज इक्वल टू 1 एंड JK, जहाँ पे आपका लूप खत्म हो रहा है, शुड बी इक्वल टू M. सो I जो है उसने इन्होंने I को 1 टू N मेजर किया हुआ, M नहीं किया हुआ, बट या फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दोनों ही के एंड्स है ना, तो ये अपने एंड तक जा रहा हो और J का इंडेक्स अपने एंड तक जा रहा हो. So the alignment path starts at the bottom left and ends at the top right. ये मस्ट है, इसको यहाँ तक पहुँचना चाहिए. इस जगह तक मैं ग्रीन में लिख देता हूँ इसको. So यहाँ से शुरू होना चाहिए और यहाँ तक पहुँचना चाहिए. तो जो चीज़ यहाँ प्रिवेंट की जा रही है वो प्रिवेंट की जा रही है जो आपको यहाँ रेड में नज़र आ रही है. जैसे इसके आपने पाथ शुरू किया किसी और जगह से, लेट्स से ये वाला पाथ यहाँ शुरू हुआ और ये पाथ यहाँ आके ख़त्म हो गया. दैट मीन्स कि आपने पार्शियल अलाइनमेंट कर दी है सीक्वेंस की. सो ये एक सीक्वेंस है, ये दूसरा सीक्वेंस है, आपने इन जगहों पर लेट से अलाइनमेंट कर दी है, लेकिन और लेट से ये भी आपने कर दिया, लेकिन ये खाली छोड़ दिया, ये खाली छोड़ दिया, ये खाली छोड़ दिया. अब आपको याद होगा कि यही किस्म का काम हमने एनेबल किया था नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम के अंदर, जहाँ पे हमने कहा था कि पार्शली अलाइनमेंट हो सकती है. तो फिर यहाँ हम क्यों नहीं अलाउ कर रहे? यहाँ हम बिल्कुल अलाउ करते हैं, लेकिन सोच समझ कर अलाउ करते हैं.
ऐसा रिस्क बिल्कुल मुमकिन होता है कि अगर हमने इसको बिल्कुल ब्लाइंडली अलाउ कर दिया तो यू कैन गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर एवरीथिंग गेट्स मैप्ड ऑन टू, लेट्स से ये दो सीक्वेंसेस हैं और जो मैपिंग आपकी बनी वो इस किस्म की बनी कि इसने इसी पॉइंट को पकड़ के सब जगह मैप कर दिया और दूसरा खाली रह गया। तो इस किस्म की सिचुएशन से बचने के लिए यू डू नीड अ बाउंड्री कंडीशन। हाउएवर यू कैन रिलैक्स अ बाउंड्री कंडीशन बाय यूजिंग अ शिफ्ट। सो लेट्स से अ शिफ्ट एस, वो शिफ्ट एस हम यहाँ से एन में से माइनस कर सकते हैं और एम में से भी माइनस कर सकते हैं। सो यू कुड हैव दीज ऑफसेट्स ऑन बोथ साइड्स, जो ऑफसेट्स ये इंश्योर कर देंगे कि हम ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्ट्रिंग्स को पूरा पूरा ही मैच करवाएं, आखिर से इतना छोड़ दो, इसको भी शुरू से इतना छोड़ दो, ये वाली चीज़ हम यहाँ पर इस बाउंड्री कंडीशन को जानबूझकर रिलैक्स करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बाउंड्री कंस्ट्रेंट। द नेक्स्ट कंस्ट्रेंट, इट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट, इसका नाम विंडो कंस्ट्रेंट है, लेकिन इससे धोखा ना खाइएगा, ये वो विंडो नहीं है जिस तरह की विंडोज आप अभी पढ़ते आए हैं जो आपकी शिफ्टिंग टाइमिंग विंडोज होती हैं। दिस इज बेसिकली अ विंडो इन योर मैट्रिक्स। अब मैं आपके सामने एक बात दोहराता हूँ जो इससे पहले मैंने एक दफ़ा शुरू की थी और वो बहुत ज़्यादा फिर डिटेल में नहीं आई थी। लेट्स से दिस इज़ योर सोर्स स्ट्रिंग एंड दिस इज़ योर टारगेट स्ट्रिंग और दीज आर योर आईज एंड दीज आर योर जेज। अब मुझे ये बताइए कि अगर सोर्स इज इक्वल टू टारगेट तो उस केस में आपका पाथ क्या होगा? उस केस में दिस वुड बी द पाथ बिटवीन देम। ये स्ट्रेट पाथ होगा, ये शॉर्टेस्ट लेंथ का पाथ होगा। इससे शॉर्ट पाथ यहाँ इस जगह से इस जगह बाउंड्री कंस्ट्रेंट मीट करते हुए इससे शॉर्ट पाथ नहीं बन सकता। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, बाकी सारे पाथ इससे लंबे। तो अब नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो है वो पाथ इस किस्म का बनना शुरू हो जाए? These are essentially the longest of paths, and these are monotonic, these are continuous। तो आपकी constraints इन पे meet हो रही हैं, लेकिन ये path अच्छे paths नहीं है और इसकी वजह से आपका जो search space है वो बहुत बढ़ भी जाता है। So therefore we try to limit this and we say allowable points can be restricted to fall within a given warping window of width r and where r must be a positive integer। So इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक ये लिमिट लगा देंगे और ये कहेंगे कि बस अब आपकी जो वार्पिंग विंडो है ना वो बस इसके इस लिमिट के बीच में हो सकती है, इससे बाहर नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि हम एक ख़ास हद से ज़्यादा इसको दाएं बाएं मूव करना ये नीचे तो आ नहीं सकता, सॉरी ये ऊपर जा सकता। सो लेट मी रीड्रॉ दिस। सो लेट से ये यूं गया, ये यूं गया, ये यूं गया, ये यूं गया, यूं गया, इस तरह गया। ये इस विंडो के अंदर अंदर तो कर सकता है ये काम। व्हाट इट कैन नॉट डू is something like this and going out of this window. This is not allowed. ये विंडो आपने खुद से डिफाइन कर दी। सो नाउ एंड दिस विंडो कुड बी ऑफ मैनी इंटरेस्टिंग शेप्स। ये खैर हम आगे जाकर देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि इसी शेप की हो। यहाँ पर तो खाली आप आर को कंट्रोल कर रहे हैं जो कि ये इस तरह की पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं जिसकी मदद से हम आगे एक और कंस्ट्रेंट देखेंगे जिससे वी कैन फर्दर लिमिट दिस विंडो to other interesting things, but this is actually a very important constraint। ये आपके पाथ को सीधे के करीब करीब रखता है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सी देर के लिए गौर कीजिए एक और बात के ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि जब एक स्ट्रिंग अपने ही साथ कभी DTW परफॉर्म करवाते हैं तो हमेशा डायगनल आता है। अच्छा, तो डायगनल से दूर आप कब होते जाएंगे? जब स्ट्रिंग डिसिमिलर होगी। If you are really searching for a keyword in, let's say, a long audio sequence, then the matching, whatever that match is, would mean that your distance or your path is very close to the diagonal. It hugs the diagonal. So therefore अगर आपका गोल ही खाली मैचिंग करना था तो डायगोनल से दूर वाले पाथ्स तो आप वैसे ही इग्नोर कर दें। जब आप लेट्स से पूरे के पूरे सीक्वेंस के साथ मैच करते हुए जा रहे हैं, यहाँ DTW लिया, यहाँ DTW लिया, यहाँ DTW लिया, तो कौन सी जगह पे आपका आंसर अच्छा होगा? जहाँ पाथ लेंथ मिनिमम होगी एंड योर path distortion is also minimized, यानी वो पाथ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हुआ होगा। So therefore you are minimizing essentially the weighted, or in this case just the normalized distance, and in that case the window makes complete sense कि आपने एक विंडो लगा दी है जिससे आप आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है इतने ज़्यादा मिसमैचेस के अंदर। ठीक है, सो योर is minus js is less than or equal to r। ये आपने कंस्ट्रेंट लगा दी है कि आपके i और j के बीच के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। एंड रिमेंबर i minus j आर completely equal on the diagonal।
तो डायगोनल के ऊपर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसलिए अब आर की कंस्ट्रेंट जो है वो बेसिकली इस विड्थ को कंट्रोल कर रही है कि ये विड्थ कितनी ज़्यादा हो सकती है अवे फ्रॉम द डायगोनल, ठीक है, वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 is the window length. So a good alignment path is unlikely to wander too far away from the diagonal. This guarantees that the alignment does not try to skip different features and get stuck at similar features. ठीक है, तो ये इससे ये भी गारंटी हो जाता है कि ऐसे पाथ्स भी नहीं आते। ये मैं आपको इसकी एग्जांपल, ये आखिरी वाली बात की एक और एग्जांपल दे दूं। फर्ज कीजिए कि एक पाथ जो है वो आपका यूं बनना शुरू होता है, यूं आया और उसके बाद यूं ही चलता चला गया और यूं चला गया। इन अदर वर्ड्स इस पाथ ने क्या किया है, इसने एक ही पॉइंट को, एक पॉइंट को इस जगह पर इन सब पॉइंट्स के ऊपर मैप कर दिया है, यानी इन सारे के सारे पॉइंट्स जो यहाँ से आ रहे हैं। सो लेट मी से दिस इज जे एंड दिस इज आई एंड लेट्स से दिस इज जे इज इक्वल टू 2। तो अब ये j इज इक्वल टू 2 जो है, ये i इज इक्वल टू लेट्स से ये वाली जगह i इज इक्वल टू 3 थी, तो आई 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब के ऊपर j इज इक्वल टू 2 मैप हो रहा है, यानी इस किस्म की आपकी जो है वो मैपिंग होना शुरू होगी। इन दिस केस इट्स बेसिकली इन द रिवर्स डायरेक्शन। अगर i आपकी सोर्स स्ट्रिंग से आ रहा है और j आपकी डेस्टिनेशन स्ट्रिंग से आ रहा है, सो दीज आर माई i's एंड दीज आर माई j's, तो अब ये एक ही j यहाँ से बहुत सारे i's के ऊपर मैप होना शुरू हो गया। तो इस चीज़ को भी हम प्रिवेंट कर रहे हैं विंडो कंस्ट्रेंट लगा के कि नहीं जी आप इससे बाहर नहीं जा सकते। तो ये वाली चीज़ें जो इससे बाहर जा रही थी ये ख़त्म हो जाएंगी और ये मुमकिन नहीं रहेंगी, ठीक है। वैसे ही अपने आप को अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए काम करें। मैं एक पाथ बनाता हूँ और इस पाथ को अपने पास ड्रॉ करके देखें कि ये पाथ किस किस्म का बनता है। ये शायद मैंने इससे पहले किया भी है, लेकिन खुद ही अपना एक दफ़ा नॉलेज टेस्ट कर लें कि ये पाथ जो है ये दो सीक्वेंसेस के बीच में किस किस्म की मैपिंग क्रिएट कर रहा होगा। जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ और आप विल बी ऑन द सेम पेज। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। The next constraint is what's known as the slope constraint. ये हम हमेशा नहीं लगाते हैं, लेकिन ये भी वही काम करने के लिए है that you don't map one point on any sequence to too many points on the other sequence. अब ये explicitly हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत ज़्यादा मैपिंग ना करना शुरू कर दें, यानी ये जो चीज़ होती है ना वन टू मैनी मैपिंग, इसकी एक्सटेंट को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सो what you're saying is that the warping path can be constrained by restricting the slope and consequently avoiding extreme movements in one direction. Meaning कि ये अगर आपकी मैट्रिक्स थी, तो ये अगर मैं इसके ऊपर ये वाली मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ या ये वाली मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, तो इसको रोकने के लिए we can use this slope constraint. So the slope constraint is saying j step size minus so JSP minus JS0 divided by ISP minus IS0 should be less than or equal to P, and ISQ minus IS0 divided by JSQ minus JS0 should be less than or equal to Q. So दोनों डायरेक्शंस में, इस पाथ में भी और इस पाथ में भी, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को आपने लिमिट कर दिया है कि ये Q से ज़्यादा नहीं हो सकते, where Q greater than or equal to 0 is the number of steps in the x direction and P greater than or equal to 0 is the number of steps in the y direction. आपने क्या कहा, सीधा y की तरफ नंबर स्टेप्स आपके मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, इन द j डायरेक्शन वो आपके p हो सकते हैं, एंड इन द i डायरेक्शन x एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर अगर हम उसको i समझ रहे हैं यहाँ पर, तो वो आपके q हो सकते हैं। सो इन वन डायरेक्शन कितने स्टेप्स हो सकते हैं, इन द अदर डायरेक्शन कितने स्टेप्स हो सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे i और j में जो स्लाइड कन्वेंशन यूज़ कर रही है वो मेरी कन्वेंशन से थोड़ा डिफरेंट है, वो उसको उल्टा यूज़ कर रहे हैं, बट दैट्स फाइन, वी डोंट केयर फॉर दैट। व्हाट मैटर्स हियर इज कि इस डायरेक्शन में कितने स्टेप्स हो सकते हैं, इस डायरेक्शन में कितने स्टेप्स हो सकते हैं, आप एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहे हैं कि ये उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। दिस इज ऑल्सो फेयरली क्लियर फ्रॉम दिस फिगर, यू कैन सी इट हियर, कि आपका जो है वो j डायरेक्शन के अंदर p कंट्रोल कर रहा है और ये लेस देन इक्वल टू p हो सकता है, उसके बाद वो कहेगा कि नहीं अब आपने इधर स्टेप नहीं ले सकते। सिमिलरली q ये कंट्रोल कर रहा है मूवमेंट और वो इससे बाहर नहीं जाने देगा। तो इन चीज़ों को आप कंस्ट्रेंट इसके ऊपर लगा रहे हैं, कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि इससे बाहर नहीं जा सकते। सो द अलाइनमेंट पैथ शुड नॉट बी टू स्टीप और टू शैलो, ठीक है, ना वो ऐसा हो और ना ही ऐसा हो, ठीक है। अगेन trying to bring it closer to the diagonal, otherwise it's probably useless for us, ठीक है। So that prevents paths that are very short parts of the sequence are matched to very long ones. So इससे ये भी एक चीज़ make sure हो जाती है कि ऐसा ना हो कि एक ही पॉइंट को पकड़ के वो हर चीज़ के ऊपर मैप कर रहा हो, बहुत छोटी छोटी जगहों को वो बहुत बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर मैप कर रहा हो, ये चीज़ भी इंश्योर हो जाती है स्लोप कंस्ट्रेंट से। So now that you have seen all of these constraints, I think कि हमारे जहन में एक पिक्चर क्लियर हो रही है कि इस DTW एल्गोरिदम की बहुत सी वेरिएशंस बनेंगी और बहुत किस्म किस्म की इसकी विंडोज़ बनेंगी। अब जब आप स्लोप कंस्ट्रेंट को और विंडो कंस्ट्रेंट को एक साथ देखते हैं तो यू इवन गेट इनटू सिचुएशंस जहाँ पे आपकी विंडोज़ इस किस्म की होती हैं,
इस किस्म की भी आपके पास विंडो की कंस्ट्रेंट्स आप लगा सकते हैं, वेयर वन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द विंडो कंस्ट्रेंट एंड द बीच में जो पैरेललोग्राम बन रही है वो स्लोप कंस्ट्रेंट की वजह से बन रही है. सो there can be interesting checks that we can apply here. हम यहीं पर इस मौजू को, इस वाली बात को यहाँ रोकेंगे कि जहाँ दो फुल सीक्वेंसेस कंपेयर हो रहे हैं वो किस तरह हो सकते हैं. अब मैं सिर्फ आपको एक एडवांस कॉन्सेप्ट इसके बाद करवाऊंगा विच इज़ द सेगमेंटल वर्जन ऑफ द DTW, और वो मैं बहुत हाई लेवल पे कराऊंगा. आई हैव गिवन यू द पेपर एंड इट्स वेरी नाइसली रिटन 2 to 3 पेजेस, जिसको आप पढ़ के इसको फर्दर समझ सकते हैं. मैं आपको सिर्फ बेसिकली उसका एक आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से हम दो फुल सीक्वेंसेस को कंपेयर करके उनके सब सीक्वेंसेस का मैच करवा सकते हैं. ये काम हमने नीडलमैन वंश में भी किया था, उसमें ज़रा और तरह किया था, यहाँ ज़रा और तरह करेंगे. सो इसेंशली ट्राइंग टू फाइंड ऑल पॉसिबल सब सीक्वेंसेस जो कि मैच हो रहे हैं दोनों सीक्वेंसेस में से, उसका अब हम तरीका देखने लगे हैं इन द फॉलोइंग पार्ट. Alright, G. So for the segmental DTW, so this is the version of dynamic time warping which attempts to find subsequences in two utterances that align well with each other. So that's the main goal here. For example, you have this phrase, he too was diagnosed with paranoid schizophrenia. And the second phrase is, we're willing to put Nash's schizophrenia on record. Now, the match between these two phrases is the word schizophrenia. सो अगर हम यहाँ पर नॉर्मल DTW यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो पूरी की पूरी फ्रेजेस को अलाइन करने की कोशिश करेगा फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, और ऑब्वियसली जो पाथ बनेगा उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा. अब उसके अंदर से ये अलग करना कि कहाँ पे मैच्ड है और कहाँ मैच नहीं है इज़ टू डिफिकल्ट. Therefore, we need a different method which would allow us to find these subsequences that align well to each other. ठीक है, तो अब जो DTW है उसके बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं. सो अब ये एल्गोरिथम मैंने आपको पेपर के रेफरेंस दे दिया है, इसके अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हुआ हुआ है. दिस पेपर इज आल्सो प्रेजेंट इन द रिसोर्सेज फोल्डर, इन द लेक्चर 19 फोल्डर. वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, खुद से आप इस पर आगे भी पढ़ सकते हैं. इन्होंने मल्टीपल पेपर्स में इसको एक्सप्लेन किया है और हर दफ़ा कुछ ना कुछ अच्छी डिटेल्स हैं जिससे ये बेहतर तौर पर समझ आ जाता है. बट वेरी ब्रीफली, बिकॉज आई विल बी डीलिंग विद इट एट अ हाई लेवल, मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. आई जस्ट वॉन्ट यू टू understand कि ये काम किस तरह करता है, and then you can figure out the rest of the details yourself. So segmental DTW दो steps में काम करता है. The first step is a local alignment procedure which produces multiple warp paths that have limited temporal variation. So पहला step इसके अंदर ये होगा कि हम इस तरह से दो सीक्वेंसेस को आपस में जो है उनके बीच में डायनेमिक टाइम वार्पिंग करेंगे कि हमें मल्टीपल पाथ्स मिल जाएंगे, वैसे ही जैसे नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम के अंदर हमें मिले थे छोटे छोटे अलग अलग पाथ्स. एंड देन हम एक पाथ ट्रिमिंग का प्रोसेस यूज करते हैं विच रिटेन्स ओनली द लोअर डिस्टॉर्शन रीजन्स ऑफ एन अलाइनमेंट पैथ, कि फिर वो उन पैथ्स को, सो आप पहले यूं अलाइन करें कि आपको बहुत से पैथ्स मिल जाएं और फिर कोई एक सेकंड प्रोसेस यूज करके उन पैथ्स को आप स्कोर कर लें कि उनमें से किसी पाथ को आप दूसरे पाथ के ऊपर प्रेफर कर सकें. दैट्स इन सिंपल वर्ड्स दैट्स व्हाट segmental DTW does. So in a normal non-segmental DTW, by the way, यहाँ मैं explain कर दूं कि ये आपका एक string है, let's say source कह लें, destination कह लें, ये दूसरा string है जिनकी आप alignment करना चाह रहे हैं, और यहाँ से आप calculate करना शुरू करते हैं नीचे की तरफ. तो ये इन्होंने बिल्कुल जो है वो इसको इस वाले अंदाज से कैलकुलेट किया हुआ ताकि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो जब ये पेपर पढ़ रहे हो कि ये डायगोनल्स इस तरह जाने चाहिए थे, ये डायगोनल इस तरह क्यों आ रहे हैं. तो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज इन्होंने अपनी स्ट्रिंग्स को इस तरह से अरेंज किया हुआ है टेबल के अराउंड. अच्छा जनाब, सो दिस इज अ नॉर्मल DTW. और और अभी फिलहाल आपने ये जो ग्रे हुआ एरिया है ना इसको भूल जाएं. सो दिस इज नॉर्मल DTW जो कि इस सीक्वेंस और इस सीक्वेंस को अलाइन करने की कोशिश कर रहा है. दोनों में से ये जो लंबा वाला सीक्वेंस है वो यहाँ पड़ा हुआ है और छोटा वाला सीक्वेंस है वो यहाँ पड़ा हुआ है. इन दोनों सीक्वेंस को अलाइन करने की कोशिश कर रहा है. एंड द थिंग इज कि इट्स वेरी इजी फॉर द एल्गोरिथम टू टेक अ पैथ विच विल एसेंशियली मेक अ मैपिंग लाइक दिस. से यहाँ से लेकर इसने ये सारे के सारे पॉइंट्स को मैप कर दिया है इस एक पॉइंट पे, एंड देन यहाँ से लेकर इन सारे पॉइंट्स को मैप कर दिया है इसने इस दूसरे पॉइंट के ऊपर. सो एसेंशली नॉट जस्ट के ये पाथ ही, ये सीक्वेंस यहाँ पड़े हुए हैं, इसने जो पाथ बनाया है वो ये वाला पाथ है जो इसे इस मैट्रिक्स में से मिला है. सो इस चीज़ से बचना तो हमें आता है, हमें मालूम है कि अगर इस चीज़ को रोकना है तो देन यू नीड टू डिफाइन अ विंडो. सो यहाँ आपने विंडो डिफाइन कर दी, आर आपने उसका साइज डिफाइन कर दिया, विंडो ये ग्रे कलर की है. सो नाउ इस तरह का पाथ तो नहीं बन सकता. हाउएवर द थिंग इज कि अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इस विंडो के अंदर आपका जो
डिस्टेंस mn वाली पोजीशन है वो नहीं आ रही, यानी अगर आप यहाँ से शुरू हों तो आप यहाँ नहीं ख़त्म कर सकते while remaining in this window। तो ये विंडो आपको या तो बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, और या अगर ये विंडो आपने इतनी ही रखनी है तो फिर इसके अंदर एंडिंग नहीं आ रही। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जब मैं कभी एक बड़े सीक्वेंस के अंदर एक छोटे सीक्वेंस को ढूंढूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जी 10 साइज का सीक्वेंस है, मैं ऐसी रफली एक नंबर बना रहा हूँ, एंड लेट्स अज्यूम यहाँ पे 1000 साइज का सीक्वेंस है, तो जो भी आप डायगोनल विंडो यहाँ पर बना रहे होंगे वो इस पूरे के पूरी चीज़ के बहुत छोटे से हिस्से को कवर कर रही होगी। लेट्स से ये 10 बाई 10 के एरिया को कवर कर रही है। तो लिहाजा ये जो बाकी सारी की सारी जगह हैं, आपका जो एन एम है फॉर द ग्लोबल अलाइनमेंट, वो तो यहाँ पर जाकर है। तो ये एक विंडो वुड नॉट अलाउ अस टू फिगर आउट दिस होल डिस्टेंस, सो वी नीड समथिंग बेटर देन दिस। So what they do in segmental DTW is that they basically start sliding this diagonal window across the whole region. So this is how it works. अब मैं ये ऊपर से रब कर देता हूँ चीज़ें। So here you can see कि आपके पास जब आपने इसको मूव करना शुरू कर दिया इस डायगोनल विंडो को, तो हर दफ़ा आपके पास कोई ना कोई पाथ्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फॉर ईच अलाइनमेंट। एंड नाउ यू ऑल्सो यू कैन सी कि अब इस बड़े वाले पाथ में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक मैच होना था इस चीज़ ने, तो कभी ना कभी तो ये डायगोनल यहाँ पहुँचेगा और ये इसके साथ भी मैचिंग को शो कर देगा, और वो यहाँ पे इस जोन के अंदर शो करेगा किसी डायगोनल की मदद से। सो लिहाजा नाउ यू कैन सी हियर कि दिस अलाइंस, दिस ए अलाइंस सो शोज बेसिकली द विंडो हियर, और जिसके अंदर जो है वो बहुत थोड़ी मैपिंग्स हो सकी हैं, और जाहिर है ये ग्लोबली अलाइन नहीं कर सका इसके साथ। देन यू फाइंड दिस जिसका काफ़ी बड़ा ओवरलैप है, देन यू फाइंड द नेक्स्ट वन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो पहला स्टेप तो ये है कि जब हम ये विंडो इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, डायगोनल विंडो, तो इसकी मदद से आपको जगह जगह पर अलाइनमेंट मिलना शुरू हो जाती है, जगह जगह पर अलाइनमेंट स्कोर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, पाथ्स मिलना शुरू हो जाते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस स्टेज यू गेट मल्टीपल paths throughout the file. The second question is, how do I prefer a particular path out of all of those paths? और मैं कैसे कहूँ कि जी ये वर्ड स्किज़ोफ्रेनिया मुझे मिल गया है। उस अच्छे पाथ की क्या खूबी होनी चाहिए? एक खूबी तो हमें मालूम है, उसका डिस्टेंस कम होना चाहिए, वो पाथ शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट का क्या मतलब है? वो शॉर्ट होना चाहिए इन इट्स वेटेड मैनर, यानी वो नॉर्मलाइज्ड पाथ शॉर्ट होना चाहिए, यानी जितना ज़्यादा हिस्सों से मिलकर वो बना हुआ है उस पर डिवाइड करने के बाद वो पाथ शॉर्ट हो। यानी उस पाथ में अगर बहुत ज़्यादा ये वाली वेरिएशंस होंगी तो वो शॉर्ट नहीं होगा, वो शॉर्ट तब होगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट किस्म का होगा। जितना स्ट्रेटनेस ऑफ पैथ मिल रही है उतनी अच्छी अलाइनमेंट है। तो अब इसका मतलब है, एक, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा मुझे। दूसरी चीज़ कि अगर मैं एवरेज लूँगा और मैं पाथ्स को इस तरह से देखना शुरू करूँगा, अब ये भी तो हो सकता है कि वो पाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे का पूरा ना हो, बल्कि वो इसके भी अंदर एक शॉर्टर सब पैथ हो। तो अब मैं किस किस्म के पैथ्स को प्रेफर करूँ? अगर मैं ये कह दूं कि मैं इसके सारे सब पैथ्स को देख रहा हूं, तो फिर तो प्रेफरेंस होगी ही सिंगल एलिमेंट के मैच की। यहाँ से एक एलिमेंट जो एक एलिमेंट से मैच करेगा एक पैथ में ही वो इसको ले लेगा। तो यहाँ एक एडिशनल कंस्ट्रेंट लगानी पड़ती है कि पैथ की लो डिस्टॉर्शन रखने के लिए, और ये भी मेक श्योर करने के लिए कि पूरी की पूरी फ्रेज मैच हो रही है, हम एक लोअर बाउंड लगा देते हैं ऑन द लेंथ ऑफ द पैथ। और ये एक मेटा पैरामीटर है जो हम पहले से सेट कर देते हैं, एक मेटा फीचर है जो हम कह देते हैं कि जी लेंथ इतनी होनी चाहिए। ये हमारा किस बेस पे हम एल तय करते हैं? ये इस बेस पे तय करते हैं जितनी लंबी आपकी अटरेंस है तकरीबन उतना लंबा आप पाथ अलाउ कर देते हैं कि जी इतना तो कम से कम आप करना चाहिए, 500 मिली सेकेंड्स, 100 मिली सेकेंड्स, 1 सेकेंड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह के आप पाथ्स की लेंथ पे मिनिमम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। Here you basically see that in action. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लाइडिंग विंडो भी आपको नज़र आ रही है, और ये विंडो मूव होने के बाद डिफरेंट जगहों के ऊपर आपको जो है वो पाथ्स की अलाइनमेंट भी दे रही है। यहाँ पर इन्होंने ये एक शॉर्टर हिस्सा इस पाथ का चूज़ किया हुआ है, अगर आप पेपर पढ़ें तो आपको इसकी तफसील मिल जाएगी, कि इस शॉर्टर हिस्से के अंदर हमारी सारी कंस्ट्रेंट्स फुलफिल हो रही हैं। सो बेसिकली ये शॉर्टर हिस्सा ये शो कर रहा है कि इतनी चीज़ के साथ वेल अलाइन हो रही है। यहाँ पर इन्होंने लेंथ एल की कंस्ट्रेंट लगाई हुई है कि ये जो रेड हिस्सा है ये एल से बड़ा होना चाहिए, एल ये एल से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी कंस्ट्रेंट ये लगाई हुई है कि विद इन दिस कंस्ट्रेंट के ये एल से बड़ा होना चाहिए, इट शुड बी एज मिनिमल इन डिस्टॉर्शन एज पॉसिबल, यानी इसका जो वेटेड, जो इसका एवरेज, या वेटेड भी ना मैं कहूँ, खाली जो इसका एवरेज या नॉर्मलाइज्ड लेंथ है वो मिनिमम है। सो इट्स मिनिमम गिवन द कंस्ट्रेंट कि ये एल से बड़ा है।
यहाँ पर जनाब आपको एग्जांपल नज़र आ रही है जो इन्होंने अपने पेपर के अंदर ज़्यादा तफसील से डिस्कस की हुई है, ये वही स्किज़ोफ्रेनिया वाले वर्ड की एग्जांपल है। एंड यू कैन सी हियर कि यू आर फाइंडिंग अ मैच हियर, और वो एसेंशली हो इस तरह से रहा है, ये लंबी वाली फ्रेज यहाँ पड़ी हुई है, ये वाली फ्रेज यहाँ पड़ी हुई है। बाय द वे यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि दो स्पेक्ट्रोग्राम्स का आपस में डायनेमिक टाइम वार्पिंग हो रही है, जिसकी हमने इससे पहले बात की थी कि नाउ दैट वी हैव दीज डिस्टेंस मेजर्स सो वी कैन ऑब्वियसली डू दैट। और ये स्लाइडिंग विंडो की मदद से अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सारे के सारे ये पाथ्स आते चले जा रहे हैं डिफरेंट जगहों पर जो मैचेस हो रहे हैं। ये वो पाथ्स हैं जो हमारी लेंथ की कंस्ट्रेंट और हमारी दूसरी कंस्ट्रेंट को फुलफिल कर रहे हैं of being the least normalized path। और इस सब कुछ के बाद इन paths को एक स्टेप इसमें और है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो ये है इन paths को फिर ग्रो भी किया जाता है। बियॉन्ड दिस देखा जाता है कि कितना मिनिमल मैच जो है वो इससे बाहर हुआ होगा। सो मेरा अभी तक की डिस्कशन का मकसद सिर्फ ये था कि आपको समझ में आ जाए ये चलता किस तरह से। आई होप कि दैट इज क्लियर until this point। This segmental is by no means the only algorithm that we have. This is like one of many algorithms, but this is an interesting one। तो अब आपके पास इतनी डिटेल्स हैं कि इवन अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करना चाहें तो अब आप वहाँ से जाकर आखिर का थोड़ा सा हिस्सा जो रह गया है वो खुद से क्लियर करके एंड देन यू कैन बेसिकली इम्प्लीमेंट इट। तो यहाँ पर हम अपनी डिस्कशन ऑन डायनेमिक टाइम वार्पिंग को फ़िलहाल रोकते हैं। हमने जो सफ़र मिनिमम एरिड डिस्टेंस से शुरू किया था नीडलमैन वंश से होते हुए, फाइनली वी हैव रीच्ड द डायनेमिक टाइम वार्पिंग। नाउ वी नो that dynamic time warping is basically a sequence alignment algorithm that allows us to align two sequences which are essentially two time series। और ये टाइम सीरीज सीक्वेंसेस को वो अलाइन भी कर देता है, उनके बीच में मिनिमल डिस्टेंस भी निकाल देता है। और जो है वो इसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी है कि वो जो सीक्वेंसेस हैं वो डिफरेंट लेंथ के भी हो सकते हैं, और ये सब सीक्वेंसेस छोटे छोटे सब सीक्वेंसेस की अलाइनमेंट भी निकाल कर हमें दे सकता है। तो ये सारा कुछ अब हम देख चुके। अब अगली दफ़ा इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम वापस आएंगे अपने मौजू पर जो इससे पहले चल रहा था। टाइम डोमेन मेथड्स आज मुकम्मल हो गए हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बिगिन विद द फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड्स, और मेरी कोशिश होगी कि एज क्विकली एज पॉसिबल मैं उसे ख़त्म करूँ। उसमें एक दो मेजर चीज़ें शुरू में जो समझने की हैं, एंड देन बेसिकली एवरीथिंग विल फॉलो फ्रॉम दैट। सो उसको मुकम्मल करते ही वी विल बेसिकली कंप्लीट इंशाल्लाह द signal processing part of the course, and then the final part of the course which is the machine learning part where we are going to do the speech recognition and other interesting applications। ये उसके फ़ौरन बाद शुरू होगा। लेकिन अभी तक भी आपके पास अब इतनी बेसिस आ चुकी हैं कि आपको स्पीच रिकग्निशन की कुछ दलीलें अभी से मिल गई हैं। सो DTW essentially was created for speech recognition। सो हर वर्ड को बेसिकली उसकी अगर हम स्पोकन वर्जन्स अपने पास जमा कर लें, सो एक सिंपल तो ये है कि बाय क्वेरी बाय एग्जांपल करें कि एग्जांपल्स रख लें, या ये है कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स बना लें हर वर्ड की, उसकी वेव फॉर्म्स बना लें, वो स्पेक्ट्रोग्राम्स हों या टाइम डोमेन वेव फॉर्म्स हों, और उसके बाद उसे फिर फाइल्स के अंदर जाकर मैच करें और उनको नाम देते जाएं कि यहाँ ये बोला गया, यहाँ ये बोला गया, यहाँ ये बोला गया। इज़ योर फर्स्ट quick glance into how speech recognition could work। But when we're going to implement it in earnestness, तो उस वक्त हम फिर इसकी पूरी तफसील में जाएंगे कि इसकी हम probabilistic matching किस तरह करते हैं, because GTW for several reasons is not the algorithm of choice right now for doing speech recognition। ठीक है जनाब, यहाँ पर इस बात को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड्स के साथ।